नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ प्रभात में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और क्या कुछ रहेगा खास इस बुलेटिन में, उस पर नजर डालते हैं। सबसे पहले आज विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन, क्या बिना सीएम के चलेगा तीसरे दिन का सत्र में क्या होगा खास, इस खबर की देंगे पूरी अपडेट। कैबिनेट विस्तार पर क्या आज सुलझेगा पेच, दिल्ली में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू दिखाएंगे विस्तार से खबर। कब से हिमाचल के लोगों को मिलेगी सूखी ठंड से राहत, क्या मौसम बदलेगा करवट, मौसम विभाग कहां कहां जुटाई बारिश बर्फबारी की संभावना। क्यों मजाक बना मंडी का ऐतिहासिक का घंटाघर, जिला प्रशासन का क्या नहीं समस्या पर ध्यान, इस खबर की देंगे पूरी अपडेट। चलिए रुक करेंगे, इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको यहां पर बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है तो सत्र के दौरान अचानक दिल्ली आए सीएम, ये इस वक्त की बड़ी खबर। कैबिनेट विस्तार पर चर्चा कर सकते हैं, पार्टी आलाकमान से प्रभारी राजीव शुक्ला से मुलाकात जो है वो करेंगे। तो बड़ी खबर, आज धर्मशाला वापस आ सकते हैं सीएम। तो सत्र के दौरान अचानक दिल्ली आए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, कैबिनेट विस्तार पर चर्चा कर सकते हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी, प्रभारी राजीव शुक्ला से मुलाकात कर सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है, आज धर्मशाला वापस आ सकते हैं सीएम, ऐसी जानकारी मिल रही है। सत्र के दौरान अचानक दिल्ली आए हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी, प्रभारी राजीव शुक्ला से मुलाकात करेंगे। शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन, तो आज धर्मशाला वापस आ सकते हैं सीएम, ये इस वक्त की बड़ी खबर। सत्र के दौरान अचानक उनका दिल्ली आना हुआ है और संभावना है कि कैबिनेट विस्तार पर चर्चा कर सकते हैं। प्रभारी राजीव शुक्ला से मुलाकात करेंगे। शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है और इस बीच सुखविंदर सिंह सुक्खू का दिल्ली आना कई मायनों महत्वपूर्ण समझा जा रहा है। सत्र के दौरान अचानक वो दिल्ली आए हैं, कैबिनेट विस्तार पर चर्चा कर सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। प्रभारी राजीव शुक्ला से मुलाकात करेंगे सुखविंदर सिंह सुक्खू। शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन, तो आज धर्मशाला वापस आ सकते हैं सीएम। सत्र के दौरान अचानक दिल्ली आए हैं, तो कैबिनेट विस्तार पर चर्चा कर सकते हैं, प्रभारी राजीव शुक्ला से मुलाकात करेंगे, ये इस वक्त की बड़ी खबर। शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है और बेहद महत्वपूर्ण, धर्मशाला वापस आ सकते हैं सीएम। तो सत्र के दौरान अचानक दिल्ली आना हुआ सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का, और कैबिनेट विस्तार जो कि अब तक नहीं हुआ है उस पर चर्चा यहां पर की जाएगी। जाहिर तौर पर बेहद महत्वपूर्ण यहां पर माना जा रहा है, क्योंकि पार्टी आलाकमान के साथ लगातार जो बातचीत है वो यहां पर चल रही है कैबिनेट विस्तार को लेकर। तो कैबिनेट विस्तार पर चर्चा कर सकते हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रभारी राजीव शुक्ला से मुलाकात जो है वो कर सकते हैं। शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है, लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को दिल्ली आना पड़ा है। सत्र के दौरान अचानक से दिल्ली आए हैं सीएम, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा संभव मानी जा रही, प्रभारी राजीव शुक्ला से मुलाकात करेंगे। शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है, आज धर्मशाला वापस आ सकते हैं सीएम, ये इस वक्त की बड़ी खबर। सत्र के दौरान अचानक दिल्ली आए हैं सीएम, ये बड़ी खबर। कैबिनेट विस्तार पर चर्चा जो है वो यहां पर की जा सकती है, प्रभारी राजीव शुक्ला से मुलाकात करेंगे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको यहां पर दे रहे हैं। तो आज दिल्ली में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का दौरा, अचानक वो दिल्ली आए हैं, कैबिनेट विस्तार पर चर्चा कर सकते हैं। कांग्रेस प्रभारी राजेश शुक्ला से मुलाकात करेंगे। शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है, आज धर्मशाला वापस आ सकते हैं सीएम। और ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ धर्मशाला से सीधे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर। विकास, विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है
और इस बीच अचानक से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को दिल्ली जाना पड़ा, क्या कुछ जानकारी? देखिए, इसके पीछे तर्क जो है वो ये दिया जा रहा है कि पानीपत में जो कांग्रेस की एक रैली है, एक बड़ा आयोजन है, तो वहाँ पर मुख्यमंत्री जो हैं, जितने भी कांग्रेस शासित प्रदेश हैं, तमाम मुख्यमंत्री जो हैं वो वहाँ पहुँचेंगे। कार्यकर्ताओं के साथ जो है वहाँ पर पहुँचना बेहद ज़रूरी है, ऐसे आदेश आला हाईकमान की तरफ से जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं। लेकिन इसी बीच जो मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर चर्चा है वो तेज़ हो चुकी है, और सुगबुगाहट इसलिए तेज़ हो गई है क्योंकि मुख्यमंत्री का अचानक दिल्ली दौरा, और दिल्ली में मंत्रणा, क्योंकि सूची जो है वो पहले ही तैयार कर ली गई है। संतुलन बनाए रखने की बात जो यहाँ पर सुखविंदर सरकार कह रही है, यानी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी ये बात लगातार कह रहे हैं कि हर तरह से संतुलन होगा और काम करने वाले व्यक्ति को तरजीह यहाँ पर दी जाएगी। अनुभव की कमी नहीं होगी, लिहाजा जो बुजुर्ग लोग होंगे उनको भी इसमें जगह मिलेगी, लेकिन इसके साथ साथ जो यंग है, यानी कि जो यूथ है, उसको भी यहाँ पर जगह मिलेगी। तो ऐसे में कामकाज करने वाले लोग जो हैं उनको मिलाकर एक सभी क्षेत्र को ध्यान में रखकर, क्योंकि क्षेत्रीय समीकरण जो है वो भी साधना बेहद ज़रूरी है, ऐसे में एक मिला जुला और संतुलित मंत्रिमंडल हो, इसको लेकर चर्चा जो है वो बहुत तेज़ है। ये माना जा रहा है कि 6 से 7 जो मंत्री हैं वो बनाए जा सकते हैं, पूरी तरह से मंत्रिमंडल अभी नहीं बनेगा। ये इसलिए भी नहीं बनेगा क्योंकि इसके पीछे भी कई तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। लिहाजा आज का जो दिन है वो बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है। आज आखिरी दिन है विधानसभा के शीतकालीन सत्र का, तीसरा दिन है, और ऐसे में आज 2 विधेयक जो हैं वो सभा पटल पर जो है वो रखे जाने हैं। और इसके अलावा जो राज्यपाल का अभिभाषण पिछले कल हमने अंजलि यहाँ पर देखा था, उस अभिभाषण के ऊपर आज धन्यवाद प्रस्ताव जो है वो लाया जाएगा और उसमें चर्चा जो है वो यहाँ पर हो सकती है। हंगामा जो है पिछले कल देखने के लिए नहीं मिला, क्योंकि पिछले कल जो है वो जिस तरह से हमने देखा कि राज्यपाल का अभिभाषण था, उसके बाद कई तरह की चीज़ें जो है वो देखने के लिए मिली। मुख्यमंत्री अचानक दिल्ली चले गए थे, तो इसी बीच कल का दिन जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से जो है वो चला। लेकिन आज हंगामा होने के आसार है, क्योंकि आज आखिरी दिन है। विपक्ष हर मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेगा। विपक्ष के हाथ में कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर सदन के भीतर जाने की जो रणनीति है वो यहाँ पर बनाई गई है। सत्ता पक्ष की तरफ से भी, क्योंकि ये देखा गया कि माकूल जवाब जो है वो यहाँ पर अगर दिए जाते हैं तो शांति बनी रहेगी, लेकिन जो मुद्दे हैं जिनको लेकर यहाँ पर विपक्ष जो है वो सदन के भीतर जाएगा, वो किस तरह के मुद्दे वो रहने वाले हैं, क्योंकि तैयारी जो है वो पहले से ही की गई है। लिहाजा क्या हिमाचल प्रदेश में अब जो विधानसभा का शीतकालीन सत्र है, आज आखिरी दिन है, मुख्यमंत्री जो है वो दिल्ली से दोपहर बाद यहाँ पर लौट सकते हैं और उसके बाद इस धन्यवाद प्रस्ताव के ऊपर जो है वो अपना वक्तव्य भी यहाँ पर रखेंगे और अपना जवाब भी यहाँ पर देंगे। लिहाजा विपक्ष के हाथ कई मुद्दे हैं, सत्ता पक्ष जो है किस तरह से जवाब यहाँ पर दे पाता है। नए अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो यहाँ पर हो चुकी है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं जो है वो तेज हैं। हर कोई ये बात देख रहा है कि क्या हिमाचल प्रदेश में जो 12 जिले हैं, तरजीह यहाँ पर किस जिले को यहाँ पर मिलती है। सबसे बड़ा जिला है कांगड़ा, उसके बाद है मंडी में 9 सीटें जो है भाजपा के पास है, 1 सीट जो है वो कांग्रेस के पास है। लिहाजा मंडी से कोई बनता है नहीं, ये देखना होगा। लेकिन इसके अलावा शिमला जिला को तरजीह मिल सकती है, कुल्लू से जो है 1 मंत्री बनाया जा सकता है, इसी तरह से कांगड़ा से 3 मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो शिमला की लड़ाई ये है कि क्या 3 लोग जो रेस में चल रहे हैं, क्या उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा या फिर किसी एक ही व्यक्ति के हाथ लॉटरी लगेगी, ये देखना होगा। कई तरह की चीजें हैं आज देखने के लिए मिल सकती हैं। आज का दिन कई मायनों में महत्वपूर्ण जो है वो माना जा रहा है। बिल्कुल, हालांकि विकास संभावनाएं तो ये भी लगाई जा रही हैं कि कैबिनेट लिस्ट जो है वो तैयार है, लेकिन मोहर, फाइनल मोहर लगने यहाँ पर बाकी है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी है कि इतनी देरी यहाँ पर क्यों हो रही है, ये इतनी देरी यहाँ पर क्यों की गई है? आखिर क्या किसी नाम पर जो पेच है वो फंसा हुआ है? निश्चित रूप से देखिए, एक नाम पर नहीं, कई ऐसे नाम हैं जिनके ऊपर पेच फंसा हुआ है। कोई कह रहा है कि पोर्टफोलियो की लड़ाई जो है वो यहाँ पर हो सकती है। अगर मंत्रिमंडल विस्तार भी अगर यहाँ पर हो जाए तब भी खींचतान जो है वो थमने वाली नहीं है। लेकिन उससे पहले अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो ऐसे कई चेहरे हैं जो अपनी अपनी दावेदारी जो है वहाँ पर जता रहे हैं। कुछ लोग जो हैं, हमारी जानकारी ये भी है कि मुख्यमंत्री जब दिल्ली पहुंचे उनके बाद ही यहाँ से भी कुछ लोग जो हैं, यानी कुछ विधायक जो हैं जो कि मंत्रिमंडल में अपनी जगह चाहते हैं, वो भी दिल्ली दौड़ में हैं। तो ऐसे में हर कोई लॉबिंग जो है वो इस बारे में कर रहा है कि हमें तरजीह मिलनी चाहिए, हमारा अनुभव जो है वो ज़्यादा है। कुछ कह रहे हैं कि नया मौका मिला है, पहली बार मौका मिला है, लेकिन अहम पदों पर रहे हैं, लिहाजा
इस बार जिम्मेवारी जो है वो मिलनी चाहिए। कई तरह की चीजें हैं वो देखने के लिए मिल रही हैं। विपक्ष लगातार ये बात कह रहा है कि जो मंत्रिमंडल विस्तार है वो इस वजह से भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि आपसी खींचतान बहुत ज्यादा तेज है और ऐसे में ये सरकार बहुत ज्यादा दिन की सरकार नहीं है। विपक्ष इस तरह की बात लगातार कह रहा है। अब क्या इस बात का आधार है ये देखना होगा क्योंकि इस तरह के आरोप प्रत्यारोप तो लगातार देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन इस बार की जो चीजें हैं वो बेहद अलग हैं। मंत्रिमंडल बना नहीं है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि मुख्यमंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि 2 लोग मंत्रिमंडल में हैं, एक मुख्यमंत्री हैं एक उप मुख्यमंत्री हैं, लिहाजा मंत्रिमंडल बन चुका है। तो ऐसे में पहली कैबिनेट की जो बैठक है उसका इंतजार यहां पर हर कोई कर रहा है। जनता से जो वायदे यहां पर किए हैं वो वायदे कब धरातल पर उतरेंगे, हर किसी को इसका इंतजार है। चाहे वो महिलाओं को 1500 रुपए देने की बात हो, ओपीएस के ऊपर कोई बात आगे सरकार यहां पर करे, हर कोई इसी बात को यहां पर देख रहा है कि कब उनका नंबर यहां पर आएगा और कब वो फायदे यानी वो वायदे जो यहाँ पर किए गए थे वो कब जनता को यहाँ पर बिल्कुल। और कैबिनेट विस्तार से भी ज्यादा जो है वो इंतजार है कि विभागों का आवंटन जो है उसमें किस तरीके से सामंजस्य बिठाती है कांग्रेस, ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया विकास इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक और बड़ी खबर की रुख करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी बता दें आपको, विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन और विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन 11 बजे सदन की कार्रवाई जो है वो शुरू होगी। 2 विधेयक संशोधन के लिए सदन में रखे जाएंगे। मुख्यमंत्री सदन में चर्चा का जवाब देंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है आज। 11 बजे सदन की कार्रवाई जो है वो शुरू होगी। 2 विधेयक संशोधन के लिए रखे जाएंगे। मुख्यमंत्री सदन में चर्चा का जवाब जो है वो देंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर। विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन आज। एक और बड़ी खबर की ओर करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको यहां पर बताने जा रहे हैं। कोरोना से बचने के लिए सरकार ने कमर कसी है। आपको बता दें, हिमाचल ने मांगी केंद्र से कोविशील्ड। इस वक्त की बड़ी खबर। तो 10 लाख कोविशील्ड डोज की मांग की गई है। राज्य में कोवैक्सीन की 13,000 डोज उपलब्ध है। 1 लाख एहतियाती डोज की भी जो मांग है वो यहां पर केंद्र से की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो कोरोना से बचाव के लिए फिलहाल यह अतिरिक्त मदद जो है केंद्र से मांगी गई है। बड़ी खबर आपको यहां पर बता रहे हैं। राज्य में कोवैक्सीन की 13,000 डोज उपलब्ध है। 1 लाख एहतियाती डोज की भी मांग केंद्र से की गई है। उधर विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन हिमाचल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने प्रदेश के नवगठित 14वीं विधानसभा के प्रथम सत्र में अभिभाषण दिया। अपने अभिभाषण में उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश के लोगों का लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों में अटूट विश्वास है। हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली महान है, जो हम सबके लिए गर्व की बात है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इस सत्र का आयोजन नववर्ष के प्रारंभ में हो रहा है, इसलिए मैं आप सभी को तथा आपके माध्यम से प्रदेश के लोगों को सुखद एवं समृद्ध नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मेरी सरकार भारतीय चुनाव आयोग को भी निष्पक्ष रूप से चुनाव प्रक्रिया को संपन्न करवाने के लिए धन्यवाद देती है। उधर हिमाचल में कांग्रेस सरकार द्वारा लिए जा रहे कई फैसलों से बीजेपी में गहरी नाराजगी है। कांग्रेस के फैसलों के खिलाफ बीजेपी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। शिमला में बीजेपी के उपाध्यक्ष संजीव कटवाल ने प्रेस वार्ता की है और कहा है कि बीजेपी सरकार में जनता के हित में खोले गए संस्थान को बंद करना गलत है। कहा कि सरकार अभी तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं कर पाई है और जिस पर विरोधी फैसले ले रहे हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत बड़ी सौगात दी। 382 मेगावाट का सुन्नी के अंदर सतलुज नदी पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की मंजूरी दी, जिस प्रोजेक्ट के ऊपर 2615 करोड़ रुपया खर्च होगा और 4000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इससे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी हिमाचल को बोलने में भी अपना घर नहीं मानते, लेकिन करके दिखाते हैं हिमाचल के हित के लिए।
कोई भी योजना हो, परियोजना हो, उसको सबसे पहले हिमाचल को समर्पित करते हैं। आपने देखा कि कुछ महीने पहले वंदे भारत ट्रेन का विषय आया, तो वो भी हिमाचल प्रदेश ऊना से शुरू की। तो कहने का अभिप्राय ये है कि हिमाचल प्रदेश में सरकार परिवर्तन होने के बावजूद भी माननीय प्रधानमंत्री जी प्रदेश की हर हित की चिंता कर रहे हैं। उधर हिमाचल घूमने आए पर्यटकों या फिर हिमाचल आने की सोच रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। हिमाचल आने पर जल्द उन्हें बर्फ के दीदार होंगे, क्योंकि यहां 7 जनवरी से मौसम करवट बदल रहा है। पहाड़ों पर ताजा बर्फबारी होगी और कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश के साथ बर्फबारी होने की संभावना है। पहाड़ों पर प्रचंड ठंड, सूखी ठंड ने बढ़ाई ठुठुरन। मौसम विभाग का अलर्ट, हिमाचल प्रदेश में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। पहाड़ी इलाके जोरदार बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं हिमाचल के मैदानी इलाकों में शीतलहर का कहर जारी है, जहां ठंड और कोहरे की जबरदस्त मार पड़ रही है। सूबे में मैदानी इलाकों में धूप नहीं निकल रही और घना कोहरा है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की माने तो प्रदेश में 5 दिनों तक मौसम खराब रहने के आसार हैं। इस दौरान राज्य के ऊंचाई वाले भागों में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के सभी भागों में 6 जनवरी तक मौसम साफ रहने की संभावना है। 7 जनवरी से उच्च और मध्य पर्वतीय भागों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। 7 तारीख को अप्रोच करेगा और 8 में थोड़ा इंटेंसिफाई करेगा, बढ़ेगा थोड़ा। लाइट टू मॉडरेट इंटेंसिटी का ये स्पेल है, इसमें मॉडरेट स्नोफॉल हो सकती है। 1-2 जगह पे हो सकता है कि मॉडरेट टू रादर हैवी, इस तरह की संभावना भी है। फिर जो है 8 तारीख के बाद फिर से 9 और 10 में एक पश्चिमी विक्षोभ बैक टू बैक फिर से आ रहा है, तो उससे भी प्रदेश में मौसम खराब रहेगा। हिमाचल में पड़ रही कड़ाके की सर्दी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि राज्य के 12 क्षेत्रों में पारा 0 से नीचे चला गया। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में ठंड और भी बढ़ेगी। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति और किन्नौर में सबसे ज्यादा ठंड पड़ रही है। यहाँ बहने वाले कई नाले, झरने और झीलों सहित प्राकृतिक जल स्रोत जम गए हैं। कुकुमसेरी में -9.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। केलांग में न्यूनतम पारा -9.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सुंदरनगर में न्यूनतम पारा -1.1 डिग्री सेल्सियस और भुंतर में -1.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कल्पा में -2.4 डिग्री सेल्सियस, सोलन में -0.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मनाली में न्यूनतम पारा -1.9 डिग्री सेल्सियस, मंडी में न्यूनतम पारा -0.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। हमीरपुर में -0.3 डिग्री सेल्सियस, नारकंडा में -0.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। सियोबाग में -2.0 डिग्री सेल्सियस, बरंडी में -0.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विज्ञान के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने बताया कि अभी ठंड से लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है। प्रदेश के उच्च पर्वतीय जिलों में 7 जनवरी से बारिश बर्फबारी के आसार हैं। वहीं मैदानी भागों में बारिश हो सकती है। उन्होंने कहा कि आधा हिमाचल धुंध के आगोश में है। मैदानी जिलों में धुंध छाए रहने से विजिबिलिटी कम हो गई, जिससे वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। उधर धर्मशाला के खनियारा में दरअसल मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मेहरचंद महाजन की प्रतिमा के अनावरण किया है और सीएम सुक्खू ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि न्यायमूर्ति महाजन सच्चे देशभक्त थे और जब भी हम इस प्रतिमा को देखेंगे तो राष्ट्र के प्रति इनके योगदान को स्मरण करेंगे। उधर हिमाचल प्रदेश डिपो संचालक संघ अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात करेगा। डिपो संचालक संघ के अध्यक्ष अशोक कवि ने कहा है कि कर्मचारियों की कई मांगों को लेकर सीएम सुक्खू से मुलाकात की जाएगी। वेतन विसंगति जैसे तमाम जो मुद्दों पर बात होगी।
हम कल धर्मशाला में शाम को सर्किट हाउस में माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलेंगे और माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से मिलेंगे और उन्हें सरकार बनने पर बधाई भी देंगे। और जो हमारा इशू था, हमें 20,000 रुपये मासिक वेतन देने का इशू और वन टाइम लाइसेंस बनाने का जो व्यवस्था है उसके लिए हम जो है वो माननीय मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी करेंगे और नई सरकार बनने पर बधाई भी देंगे। और हम ये आग्रह करेंगे सरकार से कि हमारे जो इशू हैं, हमारी जो दयनीय आर्थिक स्थिति है, उसे देखते हुए हमारी जो मांगे हैं उन्हें जो है वो प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए। और हमारी और भी बहुत सारी मांगे हैं, जैसे प्रदेश के जो हमारे सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन के गोदाम हैं, उन गोदामों में वेइंग मशीनें नहीं हैं और वेइंग मशीनें ना होने के कारण जो है वो हमारे डिपो संचालकों को बिना तोले राशन जो है वो गोदाम निगम के गोदामों से 90% गोदाम ऐसे हैं हिमाचल प्रदेश में सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन के, जहां से हमारे डिपो संचालकों को बिना तोले राशन दिया जा रहा है। उधर पांवटा साहिब में 3 थानों की टीमों ने नशा तस्करों के खिलाफ स्पेशल अभियान शुरू किया है। पुलिस टीम ने जांच के दौरान नशा तस्कर को भी गिरफ्तार किया है और नशे की बड़ी खेप तस्कर से बरामद की गई है। पुलिस नशा तस्कर से आगामी पूछताछ कर रही है। वर्ष भी पांवटा पुलिस ने जो है नशे को लेकर एक अच्छा काम किया है और हम उस काम को अब निरंतर रखेंगे। अभी हमारा जो फोकस रहेगा वो जो ये NDPS एक्ट में जो हमारे बैंड सब्सटेंसेस हैं उनको लेके रहेगा और जो इलीगल लिकर है, जैसा आप देखते हैं कच्ची शराब पीने से जो है घरों में डोमेस्टिक वायलेंस होता है और लोगों के अंदर कई तरह का जान को भी खतरा रहता है। इसलिए हमारा ये जो पुलिस बल है बिल्कुल सतर्क है, चौकस है। जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं हम कोशिश करेंगे हम उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। पिछले वर्ष भी पांवटा पुलिस ने जो है नशे को लेकर एक अच्छा काम किया है और हम उस काम को अब निरंतर रखेंगे। अभी हमारा जो फोकस रहेगा वो जो ये NDPS एक्ट में जो हमारे बैंड सब्सटेंसेस हैं उनको लेके रहेगा और जो इलीगल लिकर है, जैसा आप देखते हैं कच्ची शराब पीने से जो है घरों में डोमेस्टिक वायलेंस होता है और लोगों के अंदर कई तरह का जान को भी खतरा रहता है। इसलिए हमारा ये जो पुलिस बल है बिल्कुल सतर्क है, चौकस है। जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं हम कोशिश करेंगे हम उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। इसलिए उधर हमीरपुर में मलेरिया को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। बता दें आपको कि CMO कार्यालय में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जहां पर मलेरिया बीमारी की ऑनलाइन रिपोर्टिंग को लेकर 6 स्वास्थ्य खंडों के सुपरवाइजर को ट्रेनिंग दी गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी RK अग्निहोत्री ने बताया कि मलेरिया बीमारी की मॉनिटरिंग अब ऑनलाइन की जा रही है और इसके लिए कर्मचारियों को नई चीजें सिखाई जा रही है। ये जो कार्यक्रम है ये मलेरिया के संबंधित है, एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है ये भी। और इस प्रोग्राम में हमारे सभी 6 ब्लॉकों से 3 सुपरवाइज़र आए हुए हैं। इन्हें एक ट्रेनिंग दी जा रही है मलेरिया के बारे में। पहले जो थी मलेरिया की रिपोर्टिंग जो थी वो हार्ड कॉपी के रूप में होती थी, कागज़ पे होती थी। अब इसका जो है वो ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगा, जहाँ भी स्लाइडें बनती हैं सब सेंटर लेवल से। जैसे हमारे 152 सब सेंटर हैं, वहाँ पर कार्य करते हैं लोग, तो वहाँ पे ऑनलाइन डाटा चढ़ेगा इसका। और अगर कोई पॉजिटिव केस आता है तो उसकी डिटेल हिस्ट्री सारी जो है वो भी ऑनलाइन चढ़ेगी। जब डाटा ऑनलाइन चढ़ता है तो उसको हम स्टेट लेवल पे भी नेशनल लेवल पे भी व्यू कर सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं और उस हिसाब से अपना प्रोग्राम जो है उसके लिए एक्शन चेंज कर सकते हैं या बदलाव ला सकते हैं। उधर मंडी के इंदिरा मार्केट के घंटाघर की चारों जो घड़ियां हैं वो अलग अलग समय बता रही हैं, लेकिन प्रशासन का इस समस्या पर ध्यान तक नहीं है। देखिए रिपोर्ट। हिमाचल के मंडी की इंदिरा मार्केट की पहचान इसके बीचों बीच बने घंटाघर से है, लेकिन घंटाघर की घड़ियां कई दिनों से खराब है। घंटाघर की चारों घड़ियां अलग अलग समय दिखा रही है। इसके चलते यहाँ से गुजरने वाले लोग अक्सर यही कहते हैं कि मंडी शहर का टाइम खराब है। इस घंटाघर का निर्माण 78 साल पहले मंडी रियासत के राजा जोगिंदर सेन ने करवाया था, लेकिन प्रशासन आज इन ऐतिहासिक धरोहरों को संभाल नहीं पा रही है। वहीं इंदिरा मार्केट के प्रधान अशोक शर्मा और स्थानीय निवासी ने कहा कि ऐतिहासिक इंदिरा मार्केट में स्थित घंटाघर इंदिरा मार्केट की शोभा बढ़ाता है और इसकी काफी लंबे समय से घड़ियां खराब है। इसके बारे में
नगर निगम मंडी को अवगत भी करा दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। विगत कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि हमारे इंदिरा मार्केट की ऐतिहासिक घंटाघर जो है उसकी घड़ी शून्य पर खड़ी। कई बार उसके ऊपर काम किया, 2 दिन चली, उसके बाद फिर रुक गई। चुनावों के दौरान यहाँ पर बड़े बड़े नेता आते हैं, चारों तरफ घूमते हैं, बहुत और बड़े बड़े वादे करते हैं, मगर कभी भी इस घड़ी की तरफ अपना संज्ञान नहीं लेते। इससे लेके भी 2-3 बार हम कमिश्नर साहब से भी मिल चुके हैं और उनसे भी हमने इस बारे में बात करी है कि जी ये ऐतिहासिक चीज़ों का धरोहरें हैं जो हमारे पूर्वजों ने संभाल के रखी हैं, लेकिन इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कारण क्या है ये तो नहीं जानते। पीछे जब हमने बात करी तब उन्होंने बताया था कि जी अभी इलेक्शन मोड चल रहा है, तो इलेक्शनों के बाद इसे ठीक कर दिया जाएगा। वहीं मंडी के स्थानीय निवासी ने बताया कि ऐतिहासिक घड़ी के खराब होने से लोगों को परेशानी होती है। वहीं जो लोग मंडी घूमने आते हैं वह इस मंडी की शान को खराब देखकर मजाक भी उड़ाते हैं। उन्होंने नगर निगम और जिला प्रशासन से मांग की है कि अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि से पहले इसे ठीक करवाया जाए, ताकि इंदिरा मार्केट की आन बान शान बनी रहे। मंडी से धर्मवीर की रिपोर्ट। चलिए अब रुक करेंगे 12 जिले 12 खबरों की ओर। हरौली विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधिमंडल ने धर्मशाला में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से भेंट कर मुलाकात की। मुकेश अग्निहोत्री को प्रदेश का डिप्टी सीएम बनने पर बधाई दी। नाहन में कृषि विभाग ने फसलों को सूखे से बचाने के लिए सलाह दी है। कृषि विभाग के जिला उप निदेशक राजेंद्र ठाकुर ने बताया कि बारिश न होने के चलते कई फसलें प्रभावित हो रही हैं, जिसमें मुख्य रूप से लहसुन और गेहूं की फसल शामिल है। उन्होंने कहा है कि गेहूं की फसल को बचाने के लिए किसान अश्वगंधा का इस्तेमाल करें, जिससे कि लंबे समय तक नमी बनी रहे। नालागढ़ में पेंशनर एवं वरिष्ठ नागरिक संगठन की मासिक बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक में वरिष्ठ नागरिकों को आ रही समस्याओं के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही पेंशनर्स एवं वरिष्ठ नागरिक का संगठन ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को सीएम बनने पर बधाई। सीनियर सिटीजन एसोसिएशन की मासिक बैठक आयोजित की गई थी। सबसे पहले आज पेंशन संघ ने सभी सदस्यों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी और साथ में ही जो हिमाचल सरकार नई बनी है, माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो माननीय मुख्यमंत्री बने हैं, उनको भी आज बधाई दी गई। हिमाचल सरकार से मांग है कि जो नालागढ़ के जो सड़कें हैं उसकी में भी दुर्दशा है। आज नालागढ़ बद्दी रोड है या दूसरी जो सड़कें हैं वहाँ ट्रैफिक इतना है, हर रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं, लेकिन सड़कों का जो 4 लेन है उसका कार्य अभी धीमी गति से चल रहा है और जो सड़क है वो बिल्कुल टूटी फूटी है बद्दी वाली, तो इसलिए जरूरी है इसे मरम्मत की जाए।